नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें झारखंड। इस वक्त की तमाम ताजा तरीन और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत से पहले ये अहम संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर से लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी में आज 41 साल बाद भारतीय टीम ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक पर कब्जा जमा लिया है। भारत के बाद जर्मनी ने सबसे ज्यादा 4 बार ओलंपिक स्वर्ण जीते हैं। भारत ने जर्मनी को 5-4 से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 4 पदक जीत लिए हैं। टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में इतिहास रचते हुए 41 साल बाद पदक जीतने का कारनामा कर दिखाया है। कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। जर्मनी ने मैच के दूसरे ही मिनट में अपना खाता खोल लिया था। जर्मनी की तरफ से तिमूर ओरूज ने पहला गोल दागा। इसके साथ ही जर्मनी ने 1-0 की बढ़त ले ली। इसके बाद भारतीय टीम ने 17वें मिनट में वापसी की, जब सिमरनजीत सिंह ने जोरदार खेल दिखाते हुए जर्मन गोलकीपर को छकाया और गोल करने में वो सफल रहे। इस गोल के साथ ही दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर आ गईं। दूसरा क्वार्टर खत्म होने तक दोनों टीमें 3-3 की बराबरी पर थीं। भारत ने तीसरे क्वार्टर में 2 गोल दागकर 5-3 की बढ़त बना ली थी। चौथा क्वार्टर शुरू होने के साथ ही जर्मनी ने आक्रामक रुख अपनाया और गोल करने की हर संभव कोशिश की। मैच के 48वें मिनट में जर्मनी को पेनल्टी कॉर्नर के रूप में एक मौका मिला और डिफेंडर ने उसे गोल में तब्दील कर दिया। इसी के साथ स्कोर 5-4 हो गया। इसके बाद भारत ने शानदार डिफेंस दिखाया और जर्मनी को गोल नहीं करने दिया। मैच आखिरी पलों में रोमांचक मोड़ पर तब आया जब जर्मनी को एक और पेनल्टी कॉर्नर दिया गया। हालांकि भारतीय गोलकीपर पियार श्रीजेश ने उसे बचाकर भारत की जीत सुनिश्चित कर दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 41 वर्षों बाद पुरुष हॉकी में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। ट्वीट में राष्ट्रपति ने कहा है कि भारतीय टीम ने जीत के लिए असाधारण कौशल, लचीलापन और पक्का इरादा दिखाया। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक जीत हॉकी में एक नए युग की शुरुआत करेगी और युवाओं को इस खेल में आगे बढ़ने और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगी। और ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भी ट्वीट आ गया है। कांग्रेचुलेशंस टू आवर मेंस हॉकी टीम फॉर विनिंग एन ओलंपिक मेडल इन हॉकी आफ्टर 41 years. The team showed exceptional skills, resilience and determination to win. This historic victory will start a new era in hockey and will inspire the youth to take up and excel in the sport. उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 4 दशक बाद टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी में देश के लिए कांस्य पदक जीतने पर भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि मुश्किल वैश्विक परिस्थितियों में भी टीम ने कठिन परिश्रम किया, प्रशिक्षण लिया और अब उनके कुशल और जुझारू खेल की बदौलत देश को गौरव हासिल हुआ है। उन्होंने लिखा है कि 4 दशक बाद टोक्यो ओलंपिक्स में पुरुष हॉकी में देश के लिए कांस्य पदक जीतने पर भारतीय हॉकी टीम को हार्दिक बधाई। मुश्किल वैश्विक परिस्थितियों में भी आपने कठिन परिश्रम किया, प्रशिक्षण लिया। आपके कुशल और जुझारू खेल पर देश को गौरव है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि यह जीत प्रत्येक भारतीय के मन में अंकित रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की पुरुष हॉकी टीम को कांस्य पदक लाने के लिए बधाई। इस उपलब्धि से भारतीय टीम ने पूरे देश, विशेषकर युवाओं की कल्पना को साकार किया है। उन्होंने कहा कि देश को हॉकी टीम पर गर्व है। उन्होंने कहा है कि प्रफुल्लित भारत, प्रेरित भारत, गर्वित भारत। टोक्यो में हॉकी टीम की शानदार जीत पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। ये नया भारत है, आत्मविश्वास से भरा भारत है। हॉकी टीम को फिर से
ढेरों बधाई। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की सफलता पर आज लोकसभा में भी बधाई दी गई। सदन की कार्यवाही आज शुरू होने पर अपने बधाई संदेश में लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिड़ला ने इस सफलता को ऐतिहासिक बताया। कांस्य पदक हासिल किया है। मैं अपनी ओर से संघ की ओर से भारतीय हॉकी टीम और श्री लवलीना को ऐतिहासिक सफलता के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। भारतीय हॉकी में 4 दशकों से ज्यादा समय बाद ओलंपिक पदक प्राप्त हुआ है। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान श्री तथा उनके साथी खिलाड़ियों अद्भुत उपलब्धि से पूरे देश में उल्लास और उत्साह का वातावरण बन गया है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर भारत को बधाई दी है। श्री ठाकुर ने कहा कि हमारी पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक इतिहास के पन्नों में अपने भारत को परिभाषित किया है और अपना वर्चस्व बनाना है। निश्चित तौर पर अपने हर मैच से सीखी भी सुधार किया है और जो मजबूत इरादे दिखाए हैं उसका कहीं ना कहीं फायदा इस मैच में मिला। किसी कारण आज हमें कांस्य पदक और जीत पाए हैं। मैं तो कहूँगा युवा मेंस हॉकी ने ये जो युवा स्टेट कर रहे ज्यादा खिलाड़ी उनकी टीम ने जो पदक जीता है ये अपनी निष्ठा कारण खेल के कारण न केवल पदक बल्कि 135 पदक भी जीता है। इधर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम के सभी खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक में देश शाम का पदक अर्जित करने के लिए बधाई और शुभकामनाएं हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय हॉकी टीम ने एक लंबे अंतराल के बाद ओलंपिक में देश के लिए पदक हासिल सर्वत्र उत्साह का माहौल बनाया है। सभी लोग उनके इस उपलब्धि से हर्षित हैं। इस टीम ने देश को गौरवान्वित करने का कार्य किया है। हेमंत सोरेन ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दशकों बाद ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीत अपने गौरव को हासिल किया है। टीम ने मेडल के लिए धैर्य और दृढ़ खेल का प्रदर्शन कर देश का मान बढ़ाया तो शब्दों में बयान नहीं किया। जमशेदपुर में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा टोक्यो ओलंपिक के प्रतिभागियों के सम्मान में चीयर फॉर इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर राष्ट्र के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर भी ओलंपिक में प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। श्री ने कहा कि सीमित संसाधनों के बीच देश के प्रतिभागी बेहतर प्रयास कर रहे हैं। खेल के माध्यम से भारत का नाम रोशन रहे। भारत की ओलंपिक हॉकी की टीम में सलीमा टेटे काफी शानदार प्रदर्शन किया। राज्य में भी दीपिका जी भी गए लेकिन सफलता मिली। फिर भी हमारे देशों की तुलना में हमारे देश के खिलाड़ियों को सुविधा व्यवस्था कम में बावजूद हमारे देश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। टोक्यो ओलंपिक के फाइनल में कल के खिलाफ भारतीय महिला हॉकी टीम को हार का सामना करना पड़ा। महिला हॉकी टीम भी कांस्य पदक पर कब्जा पाने की कोशिश करेगी। मैच को लेकर हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे के सिमडेगा स्थित पैतृक गांव में भी उत्साह देखा गया है। सलीमा के पिता सुलक्षण टेटे ने मैच समाप्त होने के बाद कहा कि भारतीय महिला ने बेहतर खेल खेला। हार तो खेल मिली है। उन्होंने कहा कि इसमें से सीख मिली है जो खामियां गई हैं उसे दूर कर फिर से अगले ओलंपिक में गोल्ड हासिल जाएगा।
जीत कर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाया। क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया जिस मजबूत टीम को पराजित के खिलाफ में ऐसा जवाबी है। भारतीय महिला हॉकी और पुरुष हॉकी ऊंचाई तक जाएंगे। निश्चित रूप से आज हार हुई है, लेकिन बहुत अच्छा भारतीय टीम खेला है। थोड़ा बहुत कम लगेगा, उसी के वजह द्वारा पहले 1.5 मिनट में लीड लेने बाद 2 गोल ऊपर करार कर हार रही है। इससे आज भारतीय टीम को मौका मिल गया है मिलने का कि ब्रॉन्ज मेडल के लिए जो दिन ग्रेट होना है अच्छा प्रदर्शन से और जीत कर भारत के इतिहास में पहली कांस्य पदक जीतने का मौका उसे मिलने आवश्यकता है। लेकिन ये हमारी भारतीय टीम ने इस प्रतियोगिता में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। भारतीय टीम को हम बधाई देना चाहेंगे। कुश्ती में महिलाओं की फ्री स्टाइल नाम के क्वार्टर फाइनल में विदेश बना ली है। कुश्ती में पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल के स्वर्ण पदक मुकाबले में आया ही अपनी नौकरी करने जा रहे हैं, जबकि 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में दीपक पुनिया कांस्य पदक के लिए खेलेंगे। दूसरी खबर की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली के एजे उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना दिवस मना रहा है। पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ लेने से कोई भी लाभार्थी। इस बीच सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी संसद की कार्यवाही बाधित रही। लोकसभा में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल बाधित रहा। राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों के शराबे के कारण सदन की कार्यवाही पहले पूर्वाह्न 11 बजे तक स्थगित करनी पड़ी और फिर सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहने के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कल कोविड के 42,982 नए मामले सामने आए हैं। 41,726 मरीज भी ठीक हुए हैं। इन्हें मिलाकर स्वस्थ होने वालों की तादाद 3,09,00,000 से ज्यादा हो गई है। देश में इस समय ठीक होने की दर 99.37% है। देश में अब तक कोविड नमूनों की 47,48,00,000 जांच की जा चुकी है। कल 16,64,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 41 मरीज स्वस्थ हुए, 30 नए मरीजों की पुष्टि हुई। फिलहाल देश में सक्रिय हुए मामलों की संख्या 223 है और कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.45% हो गई है। राज्य के 16 जिलों में कोरोना के एक भी नए मामले नहीं है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत देश में 40,79,00,000 से अधिक कोविड टीका लगाए जाते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 38 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि 10,81,00,000 लोग दूसरी डोज लगवा चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि कल 33,50,000 से ज्यादा टीके लगाए। इधर राज्य में कोविड टीकाकरण तक 98,100 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 37,860 लोगों को टीके की पहली डोज दी गई। वहीं 14,759 लोगों ने कोविड टीके की डोज ली। ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को और 5 साल यानी इस वर्ष की 1 अप्रैल से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने स्कूली समग्र शिक्षा पर जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत विद्यार्थियों को कौशल प्रदान करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
समाज के हर वर्ग को स्कूल पहुंचाने के लिए मोदी का प्रयास कर रही है। इसी लक्ष्य के लिए 2018 में समग्र शिक्षा योजना शुरू की गई थी। अब इसमें और अधिक सुधार करने के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने समग्र शिक्षा योजना 2.0 को मंजूरी दे दी है। योजना में 2021-2026 के लिए 2,52,283.04 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान होगा। जो 4 बिंदु पे फोकस है, शिक्षा, इक्विटी, क्वालिटी, एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी, ये 4 बिंदु पर शिक्षा की रचना को किया जाएगा। इस 4 मूल पिलर के आधार पे 11.6 लाख 13.6 crore students, 7 lakhs teach, or with some measurable key performance indicators, इसको नई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मेजरेबल किया जाए। समग्र शिक्षा योजना के दूसरे चरण सरकारी स्कूलों में प्ले स्कूल शुरू हो जाएगा। इस जरिए प्री प्राइमरी शिक्षा तंत्र खड़ा किया जाएगा, तो साथ ही टीचर्स ट्रेनिंग पर भी रहेगा। सरकार का मकसद नई योजना के जरिए स्कूल शिक्षा का बोझ करना भी है। इसी उपक्रम में उस हिसाब से टीचर्स की ट्रेनिंग, उसके लिए लर्निंग मटेरियल, गवर्नमेंट स्कूल में व्यवस्थित प्री प्राइमरी सेक्शंस खड़ा करना, बाल नाटिका को फॉर्मल रूप स्कूली शिक्षा में दिया जाएगा। समग्र शिक्षा योजना 2.0 में सरकार ने स्कूल ड्रॉप आउट के लिए विशेष योजना तैयार की है। शिक्षा 2.0 में होलिस्टिक प्रोग्रेस तैयार किया जाएगा। इसमें वोकेशनल शिक्षा पर और जोर दिया जाएगा और परंपरागत स्किल्स लेकर 21वीं सदी में जो नए स्किल्स की जरूरत होगी उस पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने नाबालिग लड़कियों में महिलाओं को बलात्कार और एक्ट के मामलों में त्वरित न्याय दिलाने के लिए 1023 के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को 2 साल तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इसमें लगभग 1023 फास्ट ट्रैक कोर्स चलते रहेंगे, जिसमें से 33 में इसमें पॉक्सो कोर्ट्स 389 कोर्ट्स है। कुल व्यय इसके ऊपर 1572.86 करोड़ होगा। इन फैसलों से एक और सर्व शिक्षा को गति मिलेगी, तो साथ ही महिला अपराध के मामलों में जल्द न्याय मिलेगा। शैलेंद्र मिश्रा के साथ रिपोर्ट न्यूज। केंद्र सरकार की ओर से समग्र शिक्षा योजना को अगले 5 साल तक जारी रखने के प्रस्ताव मंजूरी मिलने पर बुद्धिजीवियों ने भी खुशी जताई है। भारत सरकार जो समग्र शिक्षा योजना निकाली है, ये बहुत ही सराहनीय है। ये बालिका शिक्षा के बारे में, कौशल विकास के बारे में है। ये शिक्षा हर एक महिला, हर एक बच्चा यदि कौशल विकास में, एक बच्ची यदि कौशल विकास में जाती है, पूरा सारा परिवार जाता है, पूरा देश जाता है। इसलिए ये सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। देखिए, हमारी सरकार जो 5 साल का जो समग्र शिक्षा बढ़ाए हैं, ये तो बहुत ही अच्छे काम किए हैं। इससे हम बहुत खुश हैं। क्या जो समग्र शिक्षा का योजना है 5 साल के लिए बढ़ाया गया है, इसलिए हम खुश हैं कि आजकल शिक्षा ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यदि किसी के पास शिक्षा नहीं है तो दुनिया में हम लोग का जीवन बेकार है, और किसी के पास शिक्षा है वो अपना कहीं भी रहेंगे तो अपना रोजगार करके वो खा सकते। लोगों के मन में जो एक भय है कि हम वोट डालते हैं तो हम काफी दिन लगता है इसमें हमें न्याय मिलने में, उससे लोगों को न्याय मिलेगा और हम लोग मामलों में एक और हमारा जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा कि हमें न्याय मिल सकता है। ये जो सरकार ने ये निर्णय लिया है बहुत योग्य है, इसके लिए मैं सरकार को बहुत धन्यवाद देती हूँ। तारीफ किए हैं, जिससे पहले हम बालिका शिक्षा के साथ साथ अब उसमें अच्छा कौशल शिक्षा, उस पर आगे आने के लिए स्मार्ट क्लासेस, उसको जो जब तोड़े वो आगे की पढ़ाई 12वीं तक पढ़ाई निश्चित कर सके, एकदम छोटे से लेकर ईशी से लेकर बाल से लेकर एकदम प्रौढ़ की पढ़ाई सुनिश्चित कर सके।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज दोपहर बाद राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। इस बैठक में विधानसभा का मानसून सत्र आहूत करने, परीक्षा नियमावली 2015 संशोधन और विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को जल्द भरने के लिए नियुक्ति परीक्षा करने के प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। झारखंड लोक सेवा आयोग यूपीएससी की ओर से 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा को लेकर संभावित की जानकारी आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। सूचना के मुताबिक जेपीएससी 12 सितंबर को परीक्षा आयोजित कर सकती है। हालांकि आयोग ने कहा है कि संदेह विस्तृत जानकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। आयोग की ओर से 8 फरवरी को विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें कुल 252 पदों पर बहाली हुई है। 15 फरवरी से 15 मार्च तक पहली बार प्रारंभिक परीक्षा के लिए आमंत्रित किए गए। इधर धनबाद के जयतम आनंद की मौत के मामले को राज्य सरकार की अनुशंसा पर सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। गौरतलब है कि 28 जुलाई को मॉर्निंग वॉक के दौरान एक ऑटो के धक्के से उनकी मौत हो गई थी। झारखंड पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में प्रयुक्त ऑटो के चालक को गिरफ्तार कर लिया था और मामले की छानबीन कर एसआईटी का गठन किया गया था। और सारे मामले की छानबीन सीबीआई में ले ली है। बढ़े अगली खबर की तरफ, राज्य के वित्त और खाद्य आपूर्ति सह सिंडिकेट जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि कोरोना से राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदम और प्रयासों की पूरे देश में सराहना हुई है। डॉक्टर उरांव सिमडेगा नगर वन आयोजित विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन और करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों के वितरण के मामले पर आयोजित समारोह को संबोधित करने के दौरान बोल रहे थे। गंगा निकालना गंगा यहाँ पर सर अभी अपने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया कि गुमला में केंद्रीय लाइब्रेरी को बाहर पुस्तक यहाँ पे तो नहीं और हम देंगे पर्सनल देंगे डाल देंगे क्या लाइब्रेरी के देखे ज्ञान का भंडार है। राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि श्रम विभाग की ओर से मजदूरों के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों का निबंधन कराया जा रहा है। श्री भोक्ता चतरा में एक निजी अस्पताल में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। जो गरीब है और सरकार के द्वारा आयुष्मान में जो चलेगा है बेहतर मसला जो है मांग और अस्पताल को मिल रहा है। कांग्रेस के नेता और ग्रामीण विकास सह राज्य मंत्री आमिर आलम ने कहा कि कार्यकारी समिति को अवधि विस्तार देने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। इस संबंध में जल्द आदेश जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से अध्यादेश को पहले ही मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। इस मामले में फिलहाल विधि विभाग से राय ली जा रही है। उन्होंने कहा है कि कार्यकारी समिति को अवधि 6 माह या चुनाव तक दिया जाएगा। राज्य के अधिकतर हिस्सों में 7 अगस्त तक बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग राज्य के पूर्वानुमान में बताया है कि 6 और 7 अगस्त राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से में बारिश हो सकती है। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि 48 घंटों में राज्य के उत्तर पूर्वी यानी जामताड़ा, देवघर, पाकुड़ और साहेबगंज जिले में बारिश हो सकती है। इस दौरान कहीं कहीं वज्रपात की भी आशंका व्यक्त की गई है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबर जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल न्यूज पर देख और सुन सकते हैं। कोरोना का खतरा इस नहीं है।
दूरदर्शन झारखंड आप तरफ से अपील करता है कि आप भी मास्क पहने तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए जरूर से प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया की शुरुआत हुई है, जो डीडी न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी रहेगी। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। धन और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व संगठन और विशेषज्ञों की शोध का यही है कि मास्क से मुंह और नाक को तरह ढककर कोरोना संक्रमण किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहे। बिना मास्क के फेस करवाए घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करनी भी सही नहीं है। डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ मास्क पहने और मुंह और नाक को अच्छी तरह अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए करें। मास्क अप इंडिया, के माध्यम से सब कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और फिलहाल लेते हैं लेकिन चल के एक नजर सुर्खियों। ओलंपिक जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य अपने नाम देश भर जश्न का माहौल। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार हुई धीमी। 223 कर्मियों पर चल रहा इलाज, टीकाकरण में भी है तेजी। की ओर से 7वीं 10वीं संयुक्त सेवा परीक्षा की संभावित तिथि आयोग की वेबसाइट पर जारी। और धनबाद के जज उत्तम आनंद मौत मामले में सीबीआई ने की प्राथमिकी शुरू की गई जांच। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप भी अपने अपने घरों में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सके, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। आप पढ़ाई नहीं रुकेगी। शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है झारखंड सरकार के प्रोग्राम में। आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के एपिसोड में हम कक्षा 10 विज्ञान की पढ़ाई करेंगे। इसमें हम प्रकाश नामक पाठ पढ़ेंगे। हम आज प्रकाश पाठ का भाग 4 इस एपिसोड में देखेंगे और इसके तुरंत बाद हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई शुरू करेंगे, जिसमें हम हिंदू चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन भारतों को देखेंगे। मैं आशा करती हूँ दोस्तों, अभी तक आप सभी ने अपनी कॉपी और कलम उठा ली हो।